वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। और गाइस आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं एनिमे थ्योरी सीरीज़ के ऊपर, जिसके अंदर हम अलग अलग पॉपुलर या मतलब जो अच्छे एनिमे हैं उनसे रिलेटेड थ्योरीज डिस्कशन करेंगे। और उसी का ये पहला एपिसोड है। और जो हमारा जो फर्स्ट एपिसोड है वो रिगार्डिंग है क्लैनेड एनिमे सीरीज़ से रिलेटेड। आई होप आप लोगों ने ज़रूर क्लैनेड देख लिया होगा, अगर देखा है तभी आपने इस पर क्लिक किया होगा। सो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं इस लड़की के बारे में कि ये लड़की कौन है, ये कैसे एग्जिस्ट करती है, ये यूनिवर्स कहाँ का है। तो बिना देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम इस लड़की की, तो ये लड़की कौन है। तो अगर आप लोगों ने क्लैनेड सीरीज़ कंप्लीट कर ली है तो आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा कि ये लड़की उशियो है, हाँ ओकाज़ाकी की बेटी। और इसके साथ में टिन का डिब्बा, मेरा मतलब ये रोबोट जो इस लड़की ने बनाया है, ये और कोई नहीं हमारा ओकाज़ाकी तोमोया ही है, इस सीरीज़ का मेन प्रोटैगनिस्ट। क्योंकि आपको याद होगा क्लैनेड आफ्टर स्टोरी का वो लास्ट एपिसोड जिसके अंदर नागिसा की जो डेथ पॉइंट होता है, वहाँ से हमें फिर से नागिसा दिखाई जाती है जहाँ पे वो आगे जीती है ना कि मरती है। और उससे पहले हम देखते हैं कि ये लड़की क्लियरली उस रोबोट को कहती है गुड बाय पापा। तो गाइस ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए हमें ये क्लियरली पता चल जाता है कि ये लड़की उशियो ही है। इस चीज़ से रिलेटेड हमें कोई कंप्लेन वगैरह नहीं है क्योंकि सभी को ये समझ में आ चुका है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है इस यूनिवर्स को लेकर कि यार ये यूनिवर्स एग्जिस्ट कैसे कर रहा है और ये यूनिवर्स है क्या और कैसे बना। तो आई होप आप लोगों को क्लैनेड आफ्टर स्टोरी एपिसोड 16 याद होगा, जहाँ पे सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं न्यू ईयर की पार्टी को रिलेटेड। सो गाइज़ मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्योंकि इस एपिसोड के अंदर कोतोमी ने हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिससे हम इसकी एंडिंग को क्लियर कर सकते हैं। तो ज़्यादा गहराई में ना घुसते हुए सीधी सीधी बात करें तो वो क्लियरली हमें बताती है कि जो हमारा रियल वर्ल्ड है, जो जिसमें हम अभी हैं, जहाँ पे हम बैठे खड़े आप जो भी कर रहे हो आप हो अभी, उसी के साथ साथ हिडन वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है जो कि देखा या समझा नहीं जा सकता, लेकिन एक बहुत ही डीप लेवल पे वो कहीं ना कहीं आपस में बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं। कोतोमी क्लियरली कहती है कि वहाँ पे टाइम स्पेस है वो अलग अलग रहता है, जबकि पीपल जो सोचते हैं मतलब जो इंडिविजुअली कोई एक आदमी है उसका इको एक स्ट्रेट वे में रिक्रिएट होता है। मतलब कि अगर किसी की इच्छा अधूरी है या उसके अंदर से कुछ ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी आवाज़ें निकलती है या साउंड प्रोड्यूस होती है जिससे कि एक नया वर्ल्ड बन सकता है जो कि एक हिडन वर्ल्ड होगा जिसके अंदर सिर्फ वही एग्जिस्ट करेगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो क्लियरली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये डिपेंड करता है किसी आदमी या कोई इंडिविजुअल पीपल है उसके ऊपर। हमारा माइंड कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी निकालता है जिससे कि एक नया वर्ल्ड क्रिएट हो सकता है जिसके अंदर जिसे हम रखना चाहते हैं या हम रहते हैं वो रहते हैं वहाँ पर। भाई समझ रहे हो ना, अगर नहीं समझ रहे तो यार तो बेसिकली देखो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज जो कि एक नए वर्ल्ड को क्रिएट कर सकती हैं, और वही वर्ल्ड है उशियो का वर्ल्ड। क्योंकि जब उशियो की डेथ हो जाती है उसके बाद वो वर्ल्ड क्रिएट होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उशियो की डेथ तो क्लैनेड आफ्टर स्टोरी के भी एंडिंग में जाके होती है, एक दो एपिसोड पहले, लेकिन वो जो अदर वर्ल्ड है वो हमें स्टार्टिंग से दिखाया जा रहा है। ऐसा क्यों है? तो गाइस देखो साफ साफ बताया गया है कि जैसा ही कोतोमी ने कहा कि वहाँ पे टाइम लाइन और जो स्पेस है वो अलग अलग तरीके से चलते हैं। इसका एग्जांपल हम खुद क्वांटम मैकेनिक्स से लगा सकते हैं, जहाँ पे रियल वर्ल्ड और क्वांटम मैकेनिक्स का वर्ल्ड अलग अलग चल रहा है जबकि वो एक ही चीज़ है एट दी बेसिक लेवल। उसी तरह से जो नया यूनिवर्स क्रिएट होता है वहाँ का टाइमलाइन बहुत ज़्यादा अलग है, इसीलिए हमें वो दिखाया जा रहा है इस सीरीज़ के स्टार्टिंग से, और ताकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी बना रहे। बेसिकली ये थोड़ा बहुत साइंस से रिलेटेड है, लेकिन यार आपको इतना दिमाग लगाना होगा। अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो ये लड़की है उशियो, ये वर्ल्ड है जो उशियो ने बनाया है, क्योंकि उसके अंदर से कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी या उसका माइंड कुछ इस तरह से मतलब फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है जिससे एक नया वर्ल्ड एग्जिस्ट हो जाता है जहाँ पे सिर्फ वो उशियो ही रह सकती है।
एंड ऑल्सो जो कि हमें पता है कि ऊशियो शुरू से ही अपने डैडी के प्यार को चाहती है। वैसे भी 5 साल तक उसके पापा ने उसका कुछ ख्याल भी नहीं रखा, और जब ख्याल रखना चालू किया उसी वक्त ऊशियो की डेथ हो चुकी थी। तो शायद ऊशियो का जो माइंड है कुछ इस तरह से रिएक्ट किया जिससे कि एक नया वर्ल्ड एग्जिस्टेंस में आ गया, जैसा कि हमें कोतोमी बताती है। क्योंकि टाइमलाइन और स्पेस वहाँ पर अलग है, इसलिए वो हमें सीरीज़ की स्टार्टिंग के साथ से ही दिखा रहे हैं। और जैसा कि हमें पता है, अगर वो पर्सन जिसने ये वर्ल्ड बनाया है, अगर वो ही मर जाए या वहाँ से कहीं और चला जाए, तो वो जो हिडन वर्ल्ड है या वो वर्ल्ड जो उसने बनाया है वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाएगा। तो ये था मेरा सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट द अनदर वर्ल्ड क्रिएटेड इन क्लैनेड यूनिवर्स। बात करें कुछ और थ्योरीज़ के बारे में क्लैनेड के, तो वो है कि नागिसा की डेथ हुई पर लेकिन नागिसा की लाइफ भी वापस आ जाती है उसी पॉइंट से। वेल, ये कैसे पॉसिबल है? हाउ नागिसा कम बैक इन लाइफ, हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो सबसे पहले एक चीज़ कंसीडर करो, अगर आप क्लैनेड एनिमे के बारे में कहीं पे सर्च करते हो तो वहाँ पे उसके टेक्स्ट में लिखा हुआ है सुपर नेचुरल। वेल देखो, ये मैजिक की तरह है, मैजिक जो पहले से एग्जिस्ट करता है, जिसे कोई बनाता नहीं है ना कुछ और। जैसे कि हम क्लैनेड यूनिवर्स के अंदर ऑर्ब्स ऑफ लाइट, मतलब लाइट के छोटे छोटे गोले देख सकते हैं जो कि दिखते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा खुश रहता है या कोई किसी की हेल्प करता है अपनी पूरी इच्छा से। और ऐसा माना भी जाता है कि उन ऑर्ब्स ऑफ लाइट से हम कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमें पता है, तोमोया ओकाज़ाकी जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसने कितनी लोगों की हेल्प की है अपने पूरे मन से, सच्चे दिल से, अपनी प्योर सोल से। और हमने कितनी बार उन ऑर्ब्स ऑफ लाइट को देखा है इस सीरीज़ के अंदर। लेकिन जैसे ही नागिसा की डेथ हो जाती है, उसके बाद 4-5 साल बीत जाने के बाद जब ऊशियो की भी डेथ हो जाती है, तब ओकाज़ाकी की सिर्फ एक ही विश होती है कि उसे उस पॉइंट पे चला जाए, वो उस पॉइंट पे चला जाए जहाँ पर वो ऊशियो और नागिसा खुशी खुशी रह सके, एक अच्छा परिवार बन सके। तो ऑर्ब्स ऑफ लाइट ने उसकी ये विश पूरी की थी। क्योंकि हमें पता है सीरीज़ के एंडिंग के अंदर जैसे ही नागिसा की डेथ नहीं होती है, जैसे ही हम बाहर देखते हैं वहाँ, और जैसे ही हम खिड़की के बाहर देखते हैं वहाँ पे इतनी सारी ऑर्ब्स ऑफ लाइट होती है जो कि इंडिकेशन है ट्रू हैप्पीनेस का। और वो ऑर्ब्स है, उसने ओकाज़ाकी की जो विश है वो पूरी कर दी कि वो अपनी फैमिली के साथ रह सके। तो ये थ्योरी बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन अगर हम और थोड़ा दिमाग लगाएं तो ये कैसे हो सकता है यार? मैजिक, सुपर नेचुरल, इनको भी अलग अलग रखो तो। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि क्लैनेड की जो एंडिंग है वो झूठ है। वेल यार, उन लोगों के लिए एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि क्लैनेड एक ड्रामा है, सुपर नेचुरल ड्रामा, जहाँ पे जो मैजिक है वो शुरू से ही एग्जिस्ट करता है, उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। लेकिन फिर भी हम अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि नागिसा वापस लाइफ में कैसे आई, तो चलो हम अभी देखते हैं। सपोज़ कि एक यूनिवर्स है ए जो कि नॉर्मली चल रहा है, जो कि मेन टाइमलाइन है, मेन यूनिवर्स है क्लैनेड सीरीज़ का। हम एक ऐसा पॉइंट पी, मतलब कंसिडर कर लो, मान लो थोड़ा मैथमेटिक्स जा रहा है, लेकिन जब नागिसा की डेथ होने वाली है, सो गाइज हमें जो सीरीज़ में दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है नागिसा इज़ डेड, और सीरीज़ के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है नागिसा का सर्वाइवल। तो गाइज जहाँ पर जिस ब्रांच में नागिसा की डेथ हो जाती है वो टाइमलाइन एक अलग ही टाइमलाइन बन जाती है, एक ब्रांच बन जाती है हमारे मेन यूनिवर्स से, जो कि 5 साल तक चलती है। लेकिन ऑर्ब ऑफ लाइट के मैजिक के कारण वो जो टाइमलाइन है वो रिमूव हो जाती है, और इसी तरह से क्लैनेड को एक हैप्पी एंडिंग मिलती है नागिसा के सर्वाइवल से। कि हमारा जो मेन यूनिवर्स है वहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता कि नागिसा की डेथ हुई थी या नहीं हुई, जबकि ओकाज़ाकी भी श्योर नहीं है, बस उसके मन में एक इमेज है उस टाइमलाइन की जहाँ पे नागिसा की डेथ है, लेकिन नागिसा सरवाइव कर जाती है। और इसी तरह से क्लैनेड जो एनिमे है उसको एक हैप्पी एंडिंग मिल जाती है, और इसी तरह से क्लैनेड एनिमे को एक हैप्पी एंडिंग मिल जाती है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को मेरी थ्योरी, मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।